हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 27 का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है 3/12/2023 को यह एग्जाम हुआ था। दाहोद जो है, यहाँ जो है दाहोद दाहोद डिवीजन का यह क्वेश्चन है। इसका पार्ट 1 जो है करा दिया गया है। पार्ट 2 जो है बाकी है। देखिए यहाँ से 52 तक करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 से बाकी है। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है कि किस ताप उपचार प्रक्रिया में सामग्री को उच्च ताप तक गर्म करना और फिर से भट्टी में धीरे धीरे ठंडा करना शामिल है। मतलब कौन सा ऐसा ताप उपचार किया जाता है जिसको उच्च ताप तक हम लोग गर्म करते हैं, फिर उसको भट्टी में ही छोड़ देते हैं और धीरे धीरे वह ठंडा होता है। तो वह प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? अनिलिंग कहलाता है। ठीक है ना? वह प्रक्रिया जो है अनिलिंग कहलाता है। अनिलिंग में होता क्या है कि कोई भी पार्ट को अगर हम उसको यूज करते हैं तो उसके आंतरिक संरचना में जो है मतलब कि बदलाव आ जाता है। मतलब कि कड़ा मुलायम या आंतरिक संरचना में मतलब विकृति हो जाती है। तो उसको सुधारने के लिए हम लोग अनिलिंग की प्रक्रिया हम लोग करते हैं। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि धातुओं में कोल्ड वर्किंग करने से आंतरिक संरचना में विरूपण आने के कारण कठोरता बढ़ जाती है। अतः अनिलिंग करने से धातुओं की कठोरता कम हो जाती है। यांत्रिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, और आंतरिक संरचना में आई विकृति जो है, जो विकृति आई रहती है इधर उधर का, वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, अनिलिंग में। तो हम लोग अनिलिंग में पार्ट को जब करते कैसे हैं, तो उस पार्ट को हम लोग भट्टी में जो है 730 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम लोग गर्म करते हैं भट्टी में। और उसी ताप पर मतलब 730 डिग्री गर्म किए और उस पार्ट को भट्टी से हम लोग नहीं निकालेंगे, भट्टी को बंद कर देंगे और उसी में वह धीरे धीरे ठंडा होगा भट्टी में ही। उसी को हम लोग अनिलिंग मतलब कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग अनिलिंग करते हैं। ठीक है, तो हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अनिलिंग में जो है, अनिलिंग करने से वह जो है पार्ट जो है फिर पूर्व की अवस्था में आ जाती है, काम करने योग्य हो जाता है, जैसे पहले था वैसे हो जाता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि बीएमबीएस है। बीएमबीएस एयर ब्रेक सिस्टम में प्रति वैगन में सिलेंडरों की संख्या। देखिए यहाँ पर बीएमबीएस है। ठीक है ना? तो बीएमबीएस में प्रति वैगन जो है सिलेंडरों की संख्या जो है 2 होता है। ठीक है, वहीं अगर आईसीएफ में बात करें तो इसमें 4 हो जाता है, क्योंकि एक बोगी में 2 होता है और 2 बोगी लगते हैं एक कोच में, तो इसमें 4 हो जाता है। ठीक है, वहीं एलएचबी की अगर बात करते हैं तो इसमें एक कोच में 8 हो जाता है, क्योंकि एक बोगी में मतलब कि 4 डिस्क होते हैं और 4 सिलेंडर भी होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब कि 4 दूनी 8 मतलब 8 जो है सिलेंडर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बीएमबीएस जो होगा गुड्स वाला उसमें 2 होगा। बीएमबीसी अगर कहता है या आईसीएफ, बीएमबीसी यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यानी आईसीएफ अगर कहता है तो उसमें 4 हो जाएगा। एलएचबी कहता है तो उसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए 54 नंबर में क्या कर रहा है कि मशीनिंग फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फाउंडेशन तो समझ ही रहे हैं ना, जब मशीन जो है प्रथम बार बैठाया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो पहला तो उद्देश्य होता है कि भाई हम लोग उसको ऐसे तरीका से फिट करें, यहाँ जमीन में फाउंडेशन करें ताकि वो हिले डुले नहीं, अस्थिर से मतलब कि रहे। ठीक है ना? तो उसी के बारे में कह रहा है। तो आप बी नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन के लिए एक स्थिर और कठोर आधार प्रदान करना। ठीक है, मशीन फाउंडेशन में क्या होता है कि हम लोग फाउंडेशनिंग जब करते हैं तो उसको सीमेंट या छड़ या हर चीज़ से उसको अच्छी तरह से हम लोग फाउंडेशन करते हैं, नट बोल्ट के सहारे उसको टाइट करते हैं ताकि मशीन के लिए स्थिर और कठोरता आधार, उसका बेस जो है, आधार जो है प्रदान करे। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप भी इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर
56। 56 में क्या कह रहा है कि डिलीवरी पर नई मशीनिंग की सुरक्षा हैंडलिंग में पहला कदम क्या होगा। डिलीवरी मतलब कि प्रथम बार जो है आपके पास डिलीवरी किया गया, आपको मशीन आपके पास आया है, तो उसको सुरक्षित हैंडलिंग पहला मतलब कदम क्या कीजिएगा। आपके पास प्रथम बार मशीन आया है तो उसको प्रथम में आप पहले क्या कीजिएगा, ठीक है। तो सी नंबर में देखें, किसी भी क्षति या गायब हिस्से की मशीनिंग की निरीक्षण करना। कहने का तात्पर्य है कि आपके पास प्रथम बार मशीन आया है तो पहले तो उसमें हम चेक करेंगे कि कोई पार्ट पुर्जा उसमें टूटकर तो नहीं गिरा है या गायब तो नहीं है, नहीं यहाँ पर कह रहा है या चोट घाट लाकर कोई पार्ट पुर्जा की क्षति तो नहीं हुआ है। प्रथम तो हम यही देखेंगे जब मशीन आपके पास प्रथम बार उतरेगा या जमीन पर रखाएगा या आपके पास मिलेगा तो, ठीक है। तो किसी भी क्षति या गायब हिस्से के लिए मशीनिंग को निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। ये भी कॉमन सेंस की बात है, आप खुद ही इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि शॉप में फर्श पर मशीन खड़ी करने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होगा। जब शॉप में आपका मशीन आ गया, गाड़ी पर से जब उतर रहा है तो उसको प्रथम बार उसको खड़ा करना है, तो पहला कदम उस वक्त आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। कर है सी में देखिए, मशीन के घटकों को असेंबल करेंगे, ठीक है ना, मशीन के घटकों को असेंबल करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन फिर से पढ़िए कि कह रहा है कि शॉप के फर्श पर मशीनिंग खड़ी करने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होगा। जब मान लेते हैं मशीन जो है शॉप के फ्लोर पर आपका जो है खड़ा हो गया, तो पहला कदम क्या कीजिएगा, यही करेंगे कि उसके बहुत सारे पार्ट है जो मशीन का जो खोल खोल करके अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि लाने ले जाने में असुविधा होती है। तो उस पार्ट को जो है पहले हम, जहाँ का जौन पार्ट होगा उस पार्ट को उसमें पहले हम कसेंगे, टाइट करेंगे या फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई पहला कदम हमारा यही होगा। वहीं देखिए यहाँ पर सी नंबर में लिखा है कि मशीनिंग के घटकों को असेंबल करना, ठीक है, उसको हम असेंबल करेंगे, यानी जो जहाँ का पार्ट है उसको हम फिट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। कह रहा है दुकान दुकान के फर्श पर, यानी शॉप फ्लोर, यहाँ पर इसलिए मैंने कलर चेंज किया है, शॉप फ्लोर दुकान, उसी को शॉप का दुकान लिख दिया है हिंदी, ठीक है। तो शॉप के फर्श पर मशीनिंग के निवारक रख रखाव प्राथमिक लक्ष्य क्या होगा। प्रथम लक्ष्य निवारक लिए प्राथमिक लक्ष्य जो है क्या होगा, ठीक है। तो सी में देखिए, अनियोजित ब्रेकडाउन को कम करें तथा मशीन को जीवन बढ़ाएं, ठीक है। अनियोजित ब्रेकडाउन जो भी मतलब उसमें अनियोजित है उसको हम कम करेंगे और उसके बाद में मशीन का लाइफ जो है हम बढ़ाएंगे। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 59 में देखिए, प्रथम कोण प्रक्षेपण विधि में वस्तु को किस चतुर्थ में रखा हुआ माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको प्रथम जो है प्रथम चतुर्थ में माना जाएगा। प्रथम कोण प्रक्षेपण में वस्तु को किस चतुर्थ में रखा जाएगा, तो प्रथम चतुर्थ में इसको रखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग में दिखाई गई बिंदीदार रेखाएं, देखिए बिंदीदार रेखाएं जो आप लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको हम लोग हिडन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिडन लाइन कहते हैं, ठीक है, बिंदीदार वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सेन बैगन में लगे बेयरिंग का प्रकार। तो बॉक्सेन बैगन में बेयरिंग कौन सा प्रकार लगता है, तो आप जान ही रहे हैं कि उसमें CTR भी लगता है, ठीक है ना। बॉक्सेन और LHB बॉक्सेन और LHB में जो है CTR भी प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग, ठीक है, कार्टिज टेपर रोलर बेयरिंग। और ICF और मेमू ये सब में जो है आपको डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो आप इस सबको ध्यान में रखेंगे। LHB और गुड्स जो होता है बॉक्सेन जो है उसमें CTRB, ICF, डेमो में जो है डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कितना ग्रीस का प्रयोग होता है, कितना अलाइनमेंट सब होता है, ये सब मैंने पिछला वीडियो मैंने बताया है, वीडियो जाकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल स्तर से कोच वैगन लोकोमोटिव की खाली स्थिति में न्यूनतम बफर ऊंचाई। देखिए यहाँ पर न्यूनतम की जिक्र किया गया है, ठीक है। रेल स्तर से कोच हो, वैगन हो, लोकोमोटिव हो, सभी का जो है
न्यूनतम बफर ऊंचाई, तो न्यूनतम बफर ऊंचाई जो है 1030 होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो है दूसरे भाषा में क्वेश्चन पूछ देता है कि लोडेड कंडीशन में मतलब बफर की ऊंचाई कितना होता है। ठीक है, तो लोडेड कंडीशन में भी पूछता है तो 1030 होगा। ठीक है ना। 1105 जो होता है ये कहीं कहीं इसको अधिकतम पूछता है कि अधिकतम कितना होगा या इम्पिटी कंडीशन में मतलब बफर हाइट कितना होगा, यानी खाली स्थिति में कितना होगा, तो 1105 होगा, या अधिकतम पूछता है तो 1105 होगा। ठीक है, न्यूनतम पूछता है तो 1030 होगा, या लोडेड कंडीशन में पूछता है तो 1030 होगा। ठीक है, अब इसी बीच में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि शॉप इशू। ठीक है, जब किसी शॉप में बनने के लिए जाता है तो उस वक्त जो है न्यूनतम उससे कम नहीं होना चाहिए, कितना बफर हाइट होना चाहिए, तो यह हो जाता है 1090। ठीक है ना, ये तो अधिकतम न्यूनतम मैंने आपको बता दिया, अधिकतम है या न्यूनतम है, यानी इसको मैक्सिमम हो गया। ठीक है, या मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। और ये जो है शॉप इशू है, शॉप इशू जो है 1090 होना चाहिए, शॉप से जब इशू होगा तो 1090 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में क्या कह रहा है कि बॉक्सिंग वैगन के फर्श सीट की सामग्री, यानी फर्श जो है फ्लोर जो हम लोग बिछाते हैं, प्लेट जो होता है वो किस सामग्री का जो है बना होता है। ठीक है ना, किस सामग्री का बना होता है, तो यह जो है यह स्टेनलेस स्टील का यह बना होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का यह बना होता है। अब स्टेनलेस स्टील बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आपको हमने बताया था पहले, फेरेटिक स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, IRMS 41 सब स्टील का ही प्रकार है। ठीक है, तो एलएच में पूछता है कि साइड वाल तथा इंड वाल किस चीज का बना होता है। ठीक है, तो यह जो है फेरेटिक स्टील का बना होता है। ठीक है, और रूफ एंड फ्लोर जो है, यहाँ पर हम रूफ और फ्लोर लिख देते हैं, रूफ एंड फ्लोर जो है अस्टेनिक स्टील का बना होता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं यही पूछ देता है कि क्या बोलते हैं एलएचबी कोच का साइड वाल इंड वाल ये सब क्या चीज़ का बना होता है, तो कहीं उसका ऑप्शन केवल स्टेनलेस स्टील ही रहता है, उसमें फेरेटिक स्टील या स्टेनिक स्टील नहीं रहता है। ठीक है, तो आप स्टेनलेस स्टील मारेंगे। ठीक है, अगर इस तरह करके अलग अलग छांट करके दे फेरेटिक स्टील या मतलब कि स्टेनिक स्टील, तो आपको साइड वाल और इंड वाल जो है फेरेटिक स्टील और रूफ एंड फ्लोर जो है स्टेनिक स्टील मारिएगा, किसमें, एलएचबी में। ठीक है ना, एलसीबी में। और 16 बार जो पूछता है वो IRSM 41 का बना होता है। ठीक है ना, और कहीं लिख देता है कि एलएचबी के क्रॉस मेंबर किसका बना होता है, क्रॉस मेंबर। तो क्रॉस मेंबर अगर पूछता है तो क्रॉस मेंबर में जो है कहीं लिखता है कार्टन स्टील और कहीं IRMS 41, तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है ना, कार्टन स्टील। ठीक है, तो कार्टन स्टील क्रॉस मेंबर किसका बना होता है, कार्टन स्टील। तो अगर दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेंगे, IRMS 41 या कार्टन स्टील, ठीक है, तो कार्टन स्टील मारेंगे। अगर कार्टन स्टील नहीं रहेगा तब IRMS 41 मारेंगे, किसमें, क्रॉस मेंबर में। और 16 बार जो है IRMS 41 का बना होता है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि फीड पाइप का दबाव kg/cm² पूछ रहा है, यानी फीड पाइप का दबाव कितना होता है। ठीक है, वॉक्सन HL वैगन में। ठीक है, तो फीड पाइप का दबाव जो है 6 kg होता है। कितना होता है, 6 kg होता है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर लिख देते हैं कि बीपी और सीआर का मतलब होता है कंट्रोल रिजर्वायर, बीपी का मतलब ब्रेक पाइप, तो इसका हो जाता है 5 kg। ठीक है ना, 5 kg/cm²। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हम AR मतलब एक्जुलरी रिजर्वायर, और लिख देते हैं FP। ठीक है, FP इसका जो है 6 kg/cm² इसका प्रेशर होता है। ठीक है ना, क्योंकि एफपी के द्वारा ही एआर जो है चार्ज होता है, तो एफपी का प्रेशर 6 kg होगा तो एआर का भी प्रेशर 6 kg हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 kg क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में क्या कर रहा है कि डेमो कोचों में जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले कपलर पूछ रहा है, डेमो में कौन सा कपलर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लें तो आप लोग को समझाए तो अच्छा रहेगा। चलिए,
तो डेमू में जो है सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा कपलर का? सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। अब कहिए कि आईसीएफ एलएचबी में कौन सा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं पहले एलएचबी का, ठीक है। एलएचबी, तो एलएचबी में एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है। एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी लिखा जाता है। एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एच टाइप होता है, ठीक है, एच टाइप। वहीं अगर क्या बोलते हैं गुड्स में, अगर कहे गुड्स में, गुड्स मतलब वैगन में, तो गुड्स में भी इसमें ई टाइप, इसमें होता है ई टाइप, ई टाइप, ई टाइप सीबीसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। एलएचबी में एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर का प्रयोग, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है सेंटर बफर कपलर, सेंटर बफर कपलर, ठीक है। तो एलएचबी में एच टाइप सीबीसी और गुड्स में जो है ई टाइप सीबीसी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहां पर अगर लिख दें आईसीएफ, तो इसमें जो है स्क्रू कपलिंग और स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम जो लिख रहे हैं उस पर विशेष ना ध्यान दे करके मेरे आवाज पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा लिखने में कठिनाई हो रहा है। तो आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग का प्रयोग करते हैं, एलएचबी में एच टाइप और गुड्स में ई टाइप सीबीसी का प्रयोग करते हैं। आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो है आ जाइए, आपको तो हो ही गया डेमो वाला। हाँ, तो हमने बता रहा था कि एलएचबी में जो है एच टाइप सीबीसी, गुड्स में जो है ई टाइप सीबीसी और आईसीएफ में स्क्रू कपलिंग। और आपने देख ही लिया कि डेमू में जो है सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। और एक बच जाता है वंदे भारत। वंदे भारत में किस कपलर का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा मेरे आवाज को सुन करके कि सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब सेमी परमानेंट का जगह पर कहीं डेलेनर भी लिख देता है। क्यों लिखता है डेलेनर? क्योंकि सेमी परमानेंट जो कपलर है वह डेलेनर कंपनी द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? डेलेनर, ठीक है। इसको जो है हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप तो नीचे लिख ही लिए वंदे भारत वाला जो है, इसमें जो है डेलेनर, 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 ठीक है, डेलेनर कंपनी द्वारा यह बनाया गया है सेमी परमानेंट कपलर को। इसलिए इसे हम डेलेनर, डेलेनर भी कपलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप हमको जहां तक विश्वास है कि कंफर्म हो गए होंगे, ठीक है। एलएचबी में एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, गुड्स में ई टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, आईसीएफ में जो है स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। और आपने डेमो में देख लिया कि सेकू कपलर का प्रयोग किया जाता है। तथा आपने अभी वंदे भारत में देखा कि सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है। सेमी परमानेंट कपलर को जो है डेलेनर कंपनी ने बनाया है, इसलिए उसे डेलेनर भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। 66 में कह रहा है कि न्यूनतम माप जिसे वर्नियर कैलिपर से सही ढंग से मापा जा सकता है कहलाता है, ठीक है। जो न्यूनतम माप जो है किसी भी मतलब सूक्ष्ममापी यंत्र जो है वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर या जो भी कुछ है, तो उसके सूक्ष्म माप को हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब हिंदी होता है सूक्ष्म माप, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म माप, अर्थात लिस्ट काउंट के नाम से हम लोग उसे जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड का आकार संदर्भित करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कोर वायर के व्यास से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसका ए नंबर में दिया है, इसके कोर तार के, तार मतलब वायर के व्यास से हम लोग इसे संदर्भित करते हैं। इलेक्ट्रोड का आकार जो है किससे हम संदर्भित करेंगे? तो कोर वायर के व्यास से हम लोग इसको संदर्भित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो हो गया आपको 68 नंबर में। देखें कह रहा है कि WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में प्रदान की गई बोगी का प्रकार,
इसमें कौन सा बोगी लगा हुआ है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कौन सा बोगी का मतलब लगाया गया है या बोगी का प्रकार कौन सा है। तो बोगी का प्रकार है CO। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह रटने वाला है कौन सा बोगी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको ICF में जो है जैसे आप कह सकते हैं कि आईसीएफ में जो है कौन सा बोगी का यहाँ पर देखें ना, किस बोगी का प्रयोग किया गया था। आईसीएफ में किस बोगी का प्रयोग किया गया है, तो BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ठीक है, यानी BMBC का प्रयोग किया गया है। LHB में कौन सा बोगी का प्रयोग किया गया है, तो फिएट का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, फिएट बोगी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है मतलब कि WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किस प्रकार के बोगी का प्रयोग किया गया है, तो इस बोगी का नाम है CO। ठीक है, अपना मतलब कि इसे आप लोग समझाने के लिए मैंने इसका बताया है। ठीक है, इसका ज्यादातर के जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को मैं डिटेल बताता हूं, बाकी तो जानने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है फिएट का फुल फॉर्म भी कहीं कहीं पूछ देता है। तो फिएट का पूछता है आपको, फिएट का फुल फॉर्म हो जाएगा फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो। ठीक है, फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि डेमू मेमू कोच में प्रदान की जाने वाली ट्रेन प्रकाश का प्रकार, मतलब कि डेमू मेमू में कौन से मतलब ट्रेन के अंदर किस प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए कितना वोल्ट की आवश्यकता होता है, यह व्यवस्था यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है 110 वोल्ट DC का प्रयोग, देखिए AC नहीं DC, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। DC इसलिए डायरेक्ट करंट इसका होता है, या बैटरी के द्वारा। आप जान ही रहे हैं कि ICF और डेमू जो पुराना सब है उसमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो बैटरी जो है DC ही सप्लाई करता है, उसी के द्वारा जो है मतलब कि यह क्या बोलते हैं, गाड़ी में लाइट की व्यवस्था मतलब होती है। ठीक है ना, तो कितना होगा 110 वोल्ट DC उसमें पावर होता है। चलिए, मेगर का उपयोग मापने के लिए, क्या चीज मापने के लिए मेगर का उपयोग हम लोग करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए हम लोग करते हैं, तो ए नंबर में पढ़िए, केबल की इंसुलेशन की गुणवत्ता, इंसुलेशन का क्वालिटी जो है हम लोग मापने के लिए मेगर का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना, मेगर का प्रयोग जो है केबल के इंसुलेशन गुणवत्ता को मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सब रटने वाला है, रट लेंगे। चलिए 71 नंबर में कहता है हक बोल्टिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। इसका हक बोल्टिंग मशीन का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो बैगन बॉडी पर किलक लगाएं, मतलब किलक लगाने के लिए, किल लगाने के लिए कह रहा है हक बोल्टिंग मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बैगन बॉडी पर किलक मतलब किल लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि वैगन बोगी का रख रखाव RDSO कैसनो बोगी मरम्मत के अनुसार किया जाता है। इसके मतलब RDSO का कौन सा पंफलेट है। ठीक है, तो ये जो है आपको G95 तो बहुत सारे सेट में आया है, जो A नंबर में आप देख सकते हैं। ठीक है, G95 इसका होगा। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कर रहा है कि अधिकांश उठाने वाले टैकल और दबाव वाहिकाओं को इसकी कार्य क्षमता की तुलना में डैश क्षमता पर परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो C नंबर में देखिए ये 1.5 टाइम्स जो है टाइम्स में मतलब क्षमता परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1.5 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, CBC में नकल थ्रोअर का उपयोग क्या है। CBC में नकल थ्रोअर जो है इसका क्या उपयोग है, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर B नंबर में देखिए कोर को बाहर निकलने के लिए काम करना। ठीक है, टू वर्क फॉर थ्राउ आउट नकल। ठीक है, यानी नकल को जो है बाहर निकालने के लिए काम करना। ठीक है, नकल को जो है बाहर निकालने के लिए काम करता है CBC नकल थ्रोवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है कि कार्य मंजूरी की तुलना में गेज का टॉलरेंस लिमिट। ठीक है,
कार्य की मंजूरी की तुलना में गेज का टॉलरेंस लिमिट जो है क्या है, यह होगा टाइट या लेस। ठीक है, टाइट लेस यानी दोनों होगा, ठीक है ना, टाइट या लेस होगा। मतलब कि टॉलरेंस का आप क्या बोलते हैं, परिभाषा जो है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को, मान लेते हैं कि हाई लिमिट आपका 6 हो गया और लो लिमिट आपका 4 हो गया, तो ये दोनों के अंतर को हम टॉलरेंस कहेंगे। ठीक है, यानी 6 में से अगर 4 घट गया तो इसका 2 जो है टॉलरेंस आ गया। ठीक है, हाई लिमिट और लो लिमिट, तो वही यहाँ पर लिखा है टाइट और लेस। पहले टाइट यानी हाई लिमिट और लो लिमिट, देखिए इसका टॉलरेंस 2 आ गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है जो आपको हम बता रहे हैं, कहीं यहाँ तो आपका परिभाषा है कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं, तो आपको हाई लिमिट कहीं दे देता है, मान लेते हैं -6, और ये हाई लिमिट हो गया। ठीक है, और लो लिमिट जो है -4 दे देता है। ठीक है, इस तरह दे देता है। तो अब अंतर निकालिएगा, तब कैसे कीजिएगा, -6 फिर माइनस और फिर -4। ठीक है ना, क्योंकि माइनस तो ये ऊपर में ही है। ठीक है, पहले से ही माइनस इसमें मौजूद है, तो हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इसी को समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो -6 और माइनस माइनस प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस -2, मतलब इसका टॉलरेंस हो जाएगा। कहीं कहीं ये माइनस नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जब माइनस नहीं लिखा रहेगा तब ये तो माइनस केवल 4 में ही माइनस रहेगा, 6 में माइनस नहीं रहेगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जब प्लस हो जाएगा या नहीं है तो 6 4 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यही कहने का मतलब है कि चिन्ह को देख करके अपना काम करेंगे, लेकिन चाहे चिन्ह में शुरू में चाहे जो चिन्ह है उसको लेकर चलेंगे, लेकिन आपके परिभाषा में है कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं, तो उसको आपको घटाना पड़ेगा। इसीलिए लिखा है टाइट और लेस, मतलब टाइट हाई लिमिट और लेस जो है लो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, उसका माप, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। 76, सिस्टम को शुष्क हवा प्रदान करने के लिए आपूर्ति पाइप लाइनों के बीच प्रदान किया गया है। पाइप लाइन के बीच में जो है शुष्क हवा, सूखा हवा प्रदान करने के लिए क्या चीज मतलब प्रदान किया गया है, तो एयर ड्रायर, मतलब हवा को सुखाने वाला जो है प्रदान किया गया है, एयर ड्रायर उसमें जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, बोल्ट को पर्याप्त मात्रा कसने के सुनिश्चित करने का उपकरण। कोई भी बोल्ट को अगर हम सुनिश्चित कर ले कि हाँ इतना मेरा टाइट हो गया है, मान ले हाथ से टाइट कर रहे हैं, लेकिन उसकी पता इसे होता है कि 30 kg, मतलब कि, या जैसे कि बोल्ट में देखते हैं ना कि इतना एनएम न्यूटन मीटर टार्क करना है, लेकिन हाथ से अगर कर रहे हैं तो उसका कोई पता नहीं चलता है कि कितना हुआ। ठीक है, तो उसके लिए टार्क रिंच चेक होता है। ठीक है ना, टार्क रिंच, तो टार्क रिंच से हम लोग जब उसको टाइट करते हैं तो उसका जितना पर हम लोग फिट कर देंगे, सेट कर देंगे टाइट रिंच को कि इतना एनएम, एनएम का मतलब होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, इतना एनएम तक हमको टाइट करना है, तो उस टार्क रिंच को उतना पर हम लोग फिट कर देंगे और फिर उसको टाइट करना चालू करेंगे। ठीक है, जैसे चक्का को या कहीं भी बहुत सारे बोल्ट जो कसे जाते हैं, चक्का के इंड में जो कसा जाता है, एक्सल के अंत में जो है बॉक्स को, ठीक है ना, ये IC LHC में, तो उसमें टार्क रिंच जरूर अनिवार्य होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो रिक्सी चीज है, तो उसमें जब वह जितना हम फिट किए रहेंगे, सेट किए रहेंगे, उतना पर हम लोग जब टाइट कर देंगे तो वह चट चट की आवाज आने लगेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि हमने जितना सेट किया था उतना यह टाइट हो चुका है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब सुनिश्चित करने के लिए बोल्ट को पर्याप्त कसने के सुनिश्चित प्रदान करने के लिए हम लोग टाइट रिंच का प्रयोग, टार्क रिंच, टाइट रिंच नहीं टार्क रिंच का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग वर्कशॉप में होंगे तो आप लोग देखते ही होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने, कह रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के, बहुत मतलब अनेकों प्रकार के स्टेनलेस स्टील, कौन सा मतलब वो इलेक्ट्रोड है जिससे सभी प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग किया जा सकता है, तो वो जो है M सीरीज वाला होता है। ठीक है ना, D1 वाला 16 बार में होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन M1 जो है सीरीज का, M सीरीज यहाँ पर लिखा है, M1 भी होता है। ठीक है ना, M1 M2, तो यहाँ पर M1 M2 M सीरीज का ही हुआ। ठीक है ना, तो M सीरीज वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के, बाकी अगर
मतलब हमको स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग करना है तो कौन सा, मतलब अब वहाँ पर कहीं M1 दे देगा, ठीक है, तो आप M1 ही मारेंगे, ठीक है। अगर केवल M दिया है तो M ही मारेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण सेवा अनुप्रयोग के दौरान ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम दबाव कितना होता है। मतलब फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए यह पूछ रहा है। फुल सर्विस एप्लीकेशन में ब्रेक सिलेंडर का दबाव, देखिए यहाँ ब्रेक पाइप का दबाव नहीं पूछ रहा है, ब्रेक सिलेंडर अर्थात BC का दबाव यह पूछ रहा है। पूर्ण सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में यह दबाव पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम आपको थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं तो बताते हैं। देखिए पहले मैं BP का प्रेशर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। BP मतलब ब्रेक पाइप का प्रेशर, ठीक है। तो BP के द्वारा ही उसमें जाता है, उसी के दबाव पर वह निर्भर भी करता है BC का प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर होता है BP का प्रेशर जो है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले मिनिमम, M का मतलब मिनिमम, शॉर्ट में मैं लिखूंगा, आप मेरे आवाज को सुनकर लिखेंगे, ठीक है। कॉपी कलम अगर लिखे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मिनिमम में होता क्या है कि 0.5 से 0.8 kg पर cm² होता है, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आता है सर्विस एप्लीकेशन, ठीक है। सर्विस एप्लीकेशन में मिनिमम, यहाँ पर अब जगह नहीं है, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन। यह है सर्विस एप्लीकेशन, ठीक है। तो सर्विस एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा, तो 8 को यहाँ ला दीजिए, 0.8 को, और 5 को उधर, 5 क्या कर रहे हैं, 0.8 से मतलब कि 1 kg पर cm², ठीक है। सर्विस एप्लीकेशन में 1 हो जाएगा। अब आ जाता है यहाँ फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय, ठीक है। फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 से 1.5 kg हो जाएगा, 1.5 kg यानी 1.5 kg पर cm², ठीक है। और एक आता है इमरजेंसी, इमरजेंसी सर्विस एप्लीकेशन के समय कितना हो जाएगा, तो यह 1.5 kg से 3.8 kg, ठीक है, kg पर cm²। तो देखिए अब यहाँ पर 3.8 जो है ये ICF के लिए है, यही क्वेश्चन अगर ALHC में आ जाता है तो केवल 3 kg हो जाएगा, ठीक है ना। यह मैंने किसका बात किया है, BP का, मतलब BP के प्रेशर के बारे में मैंने लिखाया है, ठीक है। तो BP का प्रेशर जो है मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन के समय 0.5 से 0.8 kg पर cm², सर्विस एप्लीकेशन के समय 0.8 से 1 kg पर cm², और फुल सर्विस एप्लीकेशन के समय में जो है 1 kg से 1.5 kg पर cm², और इमरजेंसी के समय 1.5 kg से 3.8 ICF के लिए, और ALHB के लिए 3 kg, ठीक है। अब तो आप इतना समझ गए, अब इसे मिटाते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो कह रहा है पूर्ण सेवा आवेदन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में दबाव कितना होगा, ठीक है। तो पूर्ण सेवा आवेदन के समय यहाँ देखिए, यहाँ पर ब्रेक सिलेंडर की बात किया है, ठीक है। तो ब्रेक सिलेंडर के देखिए यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन बाई ऑप्शन के अनुसार 3.8 kg होगा, लास्ट में जो ये ICF का दिया हुआ है, ICF का, ठीक है। वहीं अगर LHB का रहता तो उसके जगह पर यहाँ पर ICF LHB कोई इंगित नहीं किया है, ठीक है। तो LHB में जो है आपको 3 kg हो जाता है, ठीक है, 3 kg हो जाएगा, और ICF में 3.8 हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने लिखाया है अभी उसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छा रहेगा। जो भाई का अगर क्या बोलते हैं एग्जाम एकदम तत्काल सामने है, ठीक है, तो वो जो क्या करेंगे कि हम जब भी जितना भी वीडियो बनाए हैं उसमें सब में हमने बोला है कि आपने 3 या 4 तरह का कॉपी बनाइए, एक कॉपी बनाइए जो मैं प्रत्येक दिन टेस्ट लेता हूँ उसको लिखिए, ठीक है। और लिखना कैसे है उसके बारे में भी मैंने बताता हूँ कि जो क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने ब्लू कलम से लिख लिया और उसके नीचे जो है नोट दे करके, जैसे नोट दे करके रेड पेन या ब्लैक पेन से, जो अभी जैसे हमने बताया मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन या फुल सर्विस एप्लीकेशन, उसको जो है उस टाइप से जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूँ उसको जो है वहां पर लिख लेंगे, ठीक है। ताकि आपको कभी भी कहीं भी क्वेश्चन अगर एक तो उसमें से कोई क्वेश्चन फंसता है, फिर आकर वहां देखेंगे तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैं पर डे टेस्ट लेता हूं उसके लिए एक अलग कॉपी बनाएंगे, ठीक है, और एक कॉपी बनाएंगे डिपार्टमेंटल, जिसमें पास PTO लीव जितने भी होते हैं, इंसेंटिव, रेलवे एक्ट या राजभाषा जो भी है, ये सब के लिए एक अलग कॉपी बनाएंगे।
ITI टेक्निकल संबंधी से आज अभी जो क्वेश्चन आया था हीट ट्रीटमेंट से, वेल्डर से, फिटर से, मशीनिस्ट से, उसके लिए एक अलग कॉपी बनाएंगे, ठीक है। और एक कॉपी एक ऐसा तैयार करेंगे जो आपको अच्छा लगता है, जो यह क्वेश्चन अच्छा है, या चुनिंदा क्वेश्चन जो आप खुद चुन करके लिखते हैं, उसके लिए एक अलग कॉपी बनाएं, ठीक है। और डेली के डेली जो चुनिंदा जो अपने से जो कॉपी तैयार किए हैं उसको एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। और वीडियो को मेरा देखें, मेरा वीडियो जो भी है सब डिटेल में बताया गया है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आ गया कैसनो HS बोई का व्हील बेस, यह पूछ रहा है, ठीक है। 80 नंबर में कैसनो HS बोई का व्हील बेस यह पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना नंबर थोड़ा इसे मिटाते हैं, 80 नंबर। तो इसका व्हील बेस जो है कैसनव HS बोई का व्हील बेस जो है आपको कितना हो जाता है, 2400 यहाँ पर mm है, ठीक है ना, 2400 mm, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि ICF में जो व्हील बेस जो है 2896 होता है, और LHB में व्हील बेस जो है 2560 होता है, इस सब में mm लगा हुआ है, ठीक है ना, 2560 होता है। उसी प्रकार कैसनव SS का व्हील बेस जो है 2400 mm होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है कि WAP4 लोकोमोटिव में प्रयुक्त HS 15250 A ट्रैक्शन मोटर की मुख्य और कम्यूटेटर पोल की कुल संख्या यह पूछ रहा है, ठीक है। कितने संख्या होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर A नंबर में लिखा है कि 4 मुख्य पोल और 4 जो है कम्यूटेटर पोल होते हैं। किसमें होते हैं, WAP4 लोकोमोटिव में प्रयुक्त HS 15250 A ट्रैक्शन मोटर का मुख्य और कम्यूटेटर पोल की संख्या जो है 4 होता है, ठीक है। चलिए याद करने वाला है, रटने वाला है, कितना होता है रट लेंगे, ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि WA, देखिए जितना सब लोकोमोटिव का क्वेश्चन है, जो भाई लोकोमोटिव वाले वर्कशॉप में होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या LI का जो तैयारी करते होंगे, ठीक है। तो WAP4 लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर का रख रखाव अभ्यास के संदर्भ में ट्रेन डेल्टा नहीं टैन डेल्टा, यहाँ पर टैन डेल्टा का माप डैश से लिया जाता है। किससे लिया जाता है, तो ए नंबर में देखिए आर्मेचर शाफ्ट और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन की जांच करके हम लोग उसका माप जो है लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट करके आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि WAP4 लोकोमोटिव की बोगी के डिजाइन में प्राथमिक सस्पेंशन का उपयोग किसके बीच किया जाता है। प्राथमिक सस्पेंशन की यह बात किया है, ठीक है ना। 83 नंबर में, तो देखिए 83 नंबर का ए में एक्सल बॉक्स और बोगी फ्रेम, ठीक है। WAP4 लोकोमोटिव की बोगी डिजाइन में प्राथमिक सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन मतलब स्प्रिंग वाला, ठीक है ना, तो वह जो है किसके बीच किया जाता है। सस्पेंशन तो आप समझ ही रहे हैं, इसको हिंदी में निलंबन कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं, एक्सल जो होता है उस पर बोगी फ्रेम जो होता है, तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं ना स्प्रिंग होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्सल जो होता है, एक्सल यहाँ पर चक्के लगे होते हैं, तो इसी के बीच में जो है एक्सल बॉक्स और बोगी फ्रेम के बीच में यहाँ पर स्प्रिंग जो है लगे रहते हैं, इसी के बीच में। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में क्या कह रहा है कि WAP4 लोकोमोटिव में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर तेल के उपचार के संबंधित में रख रखाव प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधियां आमतौर पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। रख रखाव के बारे में, ट्रांसफार्मर तेल के उपचार के रख रखाव में यह बात कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए शॉर्ट सर्किट विधि से सुखाना, यानी शॉर्ट सर्किट विधि से उसको सुखा करके रख रखाव का मतलब उपचार हम लोग जो है करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है कि WAP4 लोकोमोटिव में पहिया के संबंध में एक धुरी पर पहियों के लिए पहिया व्यास में स्वीकार भिन्नता अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ही धुरी पर यह बात किया है, ठीक है, यानी अर्थात एक ही एक्सल पर
दो चक्कों के दाया में जो है कितना से अंतर मतलब अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है 0.5 mm। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, एक ही धुरा पर दोनों व्यास में अंतर जो है 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया आपको क्या बोलते हैं कोच में भी होता है। एक ही धुरा पर जो है 0.5 mm होता है। अगर एक ही मतलब एक अगर वन एक्सल की बात किया जाए, ठीक है, अगर एक बोगी की बात किया जाए, मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ, कोच में एक बोगी की बात किया जाए तो 5 mm का होता है। ठीक है, और एक कोच की अगर बात किया जाए तो यह 13 mm होता है। एक कोच में दाया में अंतर 13 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बोगी में 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, और एक एक्सल पर जो है आपको क्या बोलते हैं 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोचिंग में। और यहाँ पर आप लोकोमोटिव का किया था वन ही एक्सल पर, तो यहाँ भी 0.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि पीओएच ऑफ BCNHL। ठीक है, BCNHL बैगन का पीओएच महीना का अंतराल कितना है, यानी BCN जो होता है उसको कितना दिन में जो है क्या बोलते हैं पीओएच, तो वो जो है 6 साल में किया जाता है। ठीक है, 6 साल का मतलब हो जाता है 12 छक 72। ठीक है, अर्थात 72 महीना पर किया जाएगा। ठीक है, BCNHL बैगन का पीओएच जो है कितने महीना पर, तो 72 महीना पर, अर्थात 6 साल पर, साल या वर्ष पर किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं गुड्स का ऑल डायमेंशन का मैंने वीडियो क्या कर रहे हैं PDF मैंने टाइपिंग करा करके मतलब तैयार कर दिए हैं। उसको जो है जो भाई PDF लिए हैं उनको PDF चला जाएगा, क्योंकि जो भाई एक बार जो मुझसे PDF ले लेते हैं उसके बाद से जितने भी PDF धीरे धीरे टाइपिंग होते जाते हैं उसी में उसको PDF मतलब जाते रहता है, उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो गुड्स का PDF जो है केवल डायमेंशन का, कहने का तात्पर्य है कि कोचिंग का जितने भी डायमेंशन वाला है उसका मैं PDF तैयार करके उसका वीडियो भी बना चुका हूँ। गुड्स का तैयार हो चुका है, उसको मैं भेज दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, और स्टोर से भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, स्टोर से तो मैंने PDF भेजा ही है, आप लोग देखें जो PDF भेजे हैं। और एक PDF मैं तैयार कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कि आज चले जाए उन लोगों पर। ठीक है, स्टोर का तो ऐसे मैं भेज दिया हूँ, फिर मैं दूसरा मैं एक अपने से टाइपिंग कराया है उसको भी मैं भेजूंगा। ठीक है, तो ये तो 72 महीना हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि WA-P4 लोकोमोटिव के लिए पारंपरिक पेंटोग्राफ में पेंटो का पेन की चौड़ाई लगभग कितना होता है। ठीक है, यह चौड़ाई यह पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका मतलब 200 mm। ठीक है, WA-P4 लोकोमोटिव के लिए पारंपरिक पेंटो पैन की चौड़ाई जो है 200 mm लगभग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WA-P4 लोकोमोटिव के पहियों के संदर्भ में पहिया व्यास में निंदा सीमा यानी कंडमिंग साइज यह पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कंडमिंग साइज जो है 916 mm होता है। ठीक है, रटने वाला है, रट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें लोकोमोटिव में संशोधित CBC के लिए बॉटम ऑपरेटर के स्थान पर ऑपरेटर हैंडल का प्रावधान मतलब है। ठीक है, मतलब किधर है, यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि साइड, टॉप, राइट, लेफ्ट, तो यह जो है प्रावधान जो है टॉप पर है। कहाँ पर है, टॉप पर है। फिर से पढ़ें, लोकोमोटिव में संशोधित CBC के लिए बॉटम ऑपरेटर के स्थान पर ऑपरेटर हैंडल का प्रावधान टॉप पर है। कहाँ पर है, टॉप पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि EMU में संशोधित बैटरी आइसोलेटिंग स्विच के स्थान पर प्रावधान है। ठीक है भाई, कहाँ पर प्रावधान है यह क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो यह जो है यहाँ पर फ्यूज का प्रावधान है। ठीक है, इसका आंसर फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमू में बोगियों में वायु निलंबन प्रणाली के लिए प्रयुक्त मुख्य जलाशय की क्षमता कितना लीटर है। चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाकर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मेमू बोगियों में निलंबन प्रणाली के लिए प्रयुक्त जलाशय, यहाँ पे वायु सस्पेंशन मतलब कि एयर सस्पेंशन की यह बात कर रहा है।
निलंबन के लिए। तो इसमें मतलब कितना लीटर का क्षमता यह को पूछ रहा है, किसका, मेन रिजर्वायर का यह पूछ रहा है ना, मेन रिजर्वायर का। ठीक है, मेमू बोगियों में वायु निलंबन प्रणाली के लिए प्रयुक्त मुख्य जलाशय यानी मेन रिजर्वायर की यह पूछ रहा है। ठीक है, तो हम पहले आपको बता देते हैं, तो इसका तो आंसर आपको 120 लीटर हो जाएगा। ठीक है, मेन रिजर्वायर की क्षमता। लेकिन आपको क्या बोलते हैं एलएचबी में क्या होता है, एलएचबी का जो मैं बता दूं कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक बोगी हो गया, यहाँ पर एक एयर स्प्रिंग रहता है, यहाँ पर एयर स्प्रिंग, यहाँ एक बोगी हो गया और यहाँ पर एयर स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन रिजर्वायर जो होता है बीच में सस्पेंशन के लिए, यह 150 लीटर का होता है। ठीक है, एलएचबी में 150 लीटर का होता है और इसी से कनेक्टेड जो है चारों सहायक जलाशय यानी एक ज्वेलरी रिजर्वायर जो होता है, यह चारों एयर स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ का जो एयर रिजर्वायर जो होता है सहायक के रूप में, यह 40 लीटर का होता है। कितना, 40 लीटर का होता है। 40-40 लीटर का 4 होता है। 40-40 लीटर का 4 सहायक रिजर्वायर, मतलब कि एक ज्वेलरी रिजर्वायर होता है। मैं एलएचबी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एलएचबी में मेन रिजर्वायर अगर पूछता है तो 150 लीटर का होता है। आपने देखा डेमू मेमू में जो है मेन रिजर्वायर की क्षमता 120 लीटर होता है और एलएचबी में जो है जो एयर रिजर्वायर जो होता है, एयर रिजर्वायर देखिए कंफ्यूज यहाँ पर आप लोग कर जाएंगे, क्योंकि एयर रिजर्वायर ब्रेकिंग का एयर रिजर्वायर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सस्पेंशन यानी स्प्रिंग जो एयर स्प्रिंग जो लगा रहता है मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो एयर स्प्रिंग में जो मेन रिजर्वायर जो होता है वह जो होता है 150 लीटर का होता है और सहायक जो होता है एक जुली रिजर्वायर वह 40-40 लीटर का होता है। किसमें, एलएचबी में। और मेमू में आपने देखा कि मेन रिजर्वायर की क्षमता 120 लीटर होता है, एलएचबी में मेन रिजर्वायर की क्षमता 150 लीटर होता है। ठीक है, अब एयर रिजर्वायर जो है ब्रेकिंग के लिए अगर कहें, ब्रेकिंग के लिए तो एल एच बी में जो है, एल एच बी में भी 200 लीटर का एयर रिजर्वायर होता है, जिसमें इसका 2 पार्ट होता है। ठीक है, ब्रेकिंग के लिए मैं अब बात कर रहा हूँ, एल एच बी के लिए, एल एच बी के लिए ब्रेकिंग के लिए हम बात कर रहे हैं। ब्रेकिंग के लिए एआर की क्षमता, ब्रेकिंग एल एच बी में एआर के लिए ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के लिए जो एयर रिजर्वायर की जो क्षमता होता है 200 लीटर का होता है, जो 100 जो है 25 लीटर का एक होता है और एक होता है 75 लीटर का। ठीक है, तो 125 लीटर वाला जो एयर रिजर्वायर होता है वह ब्रेकिंग पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है और 75 लीटर का जो होता है वह जो है टॉयलेट पर्पस के लिए प्रयोग किया जाता है। एलएचबी में क्वेश्चन आता है कि एलएचबी में एआर की क्षमता यानी एक ज्वेलरी रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, तो 200 लीटर का होता है और वह 2 पार्ट में होता है। एक होता है 125 लीटर का जो ब्रेकिंग पर्पस के लिए प्रयोग करते हैं और एक होता है 75 लीटर का जिसका उपयोग हम लोग टॉयलेट पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एलएचबी के लिए। और आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में एक ही टैंक बड़ा सा 200 लीटर का होता है, जिससे कि क्या बोलते हैं ब्रेकिंग पर्पस के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो समझ गए होंगे। 92 नंबर कह रहा है कि सीएनसी, देखिए सीएनसी एक मशीन होता है, सीएनसी लेथ मशीन। ठीक है, मशीन चैप्टर से आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग के पास जो भी मशीन से संबंधित बुक होगा मशीनिस्ट का, वह बुक आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे भी मैंने पीडीएफ भेजा है मशीनिस्ट का। ठीक है, लेकिन आप लोग बुक मशीनिस्ट वाला पढ़ेंगे, सीएनसी के बारे में आप लोग को मिलेगा, सीएनसी लेथ मशीन या लेथ मशीन के बारे में जितने भी मशीन से क्वेश्चन आते हैं, सेफर मशीन, स्लोटर, प्लेनर, ड्रिल मशीन, वो मशीनी वाला बुक आप लोग पढ़ेंगे। ऐसे भी मैंने पीडीएफ भेजा है, उसको खोजेंगे ढूंढेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो सीएनसी का फुल फॉर्म हो जाता है कंप्यूटर नंबरिक कंट्रोल। ठीक है, कंप्यूटर नंबरिक कंट्रोल सीएनसी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि चक्का का जो देखते हैं, चक्का जो है जब लेथ मशीन पर घूमता है तो उसका दाया में जो कमी बेसी जो होता है उसको मतलब कि उसको छील करके उसको सही ढंग से मतलब फिर से जैसे फ्लैट टायर हो जाता है तो उसको फिर से ठीक ढंग से किया जाता है, तो उसमें सीएनसी लेथ मशीन से उसको टर्निंग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें सीएनसी लेथ मशीन जो है उसमें इसका नाम है सीएनसी यानी कंप्यूटर नंबरिक कंट्रोल। ठीक है, जितना नंबर पर हम लोग उसको सेट कर देंगे कंप्यूटर में उतना ही पर यह मतलब माल को उतना हटाएगा, छीलेगा। ठीक है ना, सीएनसी लेथ मशीन में, तो वहां पर सीएनसी लेथ मशीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम चलते हैं। तो कह रहा है कि सीएनसी खराद मशीन मतलब लेथ मशीन में आंतरिक समन्वय माप प्रणाली होती है, ठीक है। माप प्रणाली तो होती है, ठीक है। समन्वय प्रणाली के शून्य स्थिति, देखिए शून्य स्थिति यहाँ पर कह रहा है, शून्य स्थिति को डैश बिंदु कहा जाता है। बाकी शून्य स्थिति हो जाएगा लास्ट। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आप इसको छिलाई कर रहे हैं, यहाँ पर इसका कटर लगा हुआ है, चक्का टर्निंग हो रहा है। जब उसका शून्य स्थिति तक जब आएगा जहां तक हमको छिलाई करना था, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो मशीनिंग जीरो उसको कहेंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीएनसी का फुल फॉर्म पूछता है तो लिख लीजिए, कंप्यूटर नंबरिक कंट्रोल, ठीक है। और इसको शून्य स्थिति में हम क्या उस बिंदु को क्या कहेंगे, तो मशीनिंग जीरो कहेंगे, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 93 नंबर, 93 में क्या कर रहा है कि मौजूद गोल छेद के आवश्यक सटीकता, देखिए यहाँ पर सटीकता और चिकनी फिनिश तक बड़ा करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हम लोग जो है रिमिंग का प्रयोग करते हैं। मान लेते हैं कि ड्रिल से आपने होल कर दिया है, इसमें उबड़ खाबड़ है, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ है, जो भी है मोटा पतला जो भी कुछ है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग रिमिंग करेंगे तो जितना है उबड़ खाबड़ है इसको सब जो है फिनिश कर देगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि सटीकता मतलब एक्यूरेसी आकार में लाने के लिए, चिकनापन जो उबड़ खाबड़ था अंदर में उसको उबड़ खाबड़ को फिनिश करने के लिए, और जब फिनिश कीजिएगा तो थोड़ा साइज इसका अंदर में बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सब करने के लिए जो है हम लोग रिमिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ड्रिलिंग जो है छेद करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और बोरिंग जो है, बोरिंग का प्रयोग जो है जिसे मान लेते हैं जिस छेद को बड़ा करना है, माने किए हुए सुराग को बड़ा होल बनाने के लिए व्यास के व्यास जो इसका दाया जो है बढ़ाने के लिए हम लोग काउंटर बोरिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन में है फिनिश, चिकनी और सटीकता मतलब एक्यूरेसी आकार लाने के लिए हम लोग रिमिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WA-P4 लोकोमोटिव में सिक्रोनाइजिंग डिवाइस रिले Q49 स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो ये जो है आपको मशीन के कमरे यानी मशीनिंग जो मशीन जो है मशीन रूम में है, जहां मशीन रूम है वहीं पर आपको सिक्रोनाइज डिवाइस रिले Q49 स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि मेमू की एमसी और एचसीसी बोगी के लिए गाइड कैब की ऊपरी सतह से तेल स्तर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कितना से कम जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पेंसिल ले लीजिए, यह जो है 93 से कम जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे, रटने वाला क्वेश्चन है। ब्रेक गियर पिन और झाड़ी, देखिए बुश को झाड़ी, देखिए यहाँ पर बुशेज जो है इसी का हिंदी जो है झाड़ी लिखा है। तो ब्रेक गियर और बुश के बीच डैश से अधिक रेडियल क्लियरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बुश जो होता है और उसमें जो पिन हम लोग जो लगाते हैं, बुश जो है हार्ड रबड़ या क्या बोलते हैं फाइबर का जो होता है, तो उसके बुश और क्या बोलते हैं पिन के बीच में जो है क्लियरेंस जो है इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसी मेमू ट्रांसफार्मर में नए फिल्टर किए गए तेल की विद्युत शक्ति डैश के भी है, कितना के भी है, तो यह जो है 50 के भी है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 50 के भी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 98 कह रहा है कि डोर ब्लॉकिंग का संशोधन बैगन में किया जाता है, मतलब डोर को जो ब्लॉकिंग जो हम लोग करते हैं किस में करते हैं, तो बॉक्सन में हम लोग करते हैं। बॉक्सन के जो है देखते हैं यहाँ नीचे जो है उसका डोर जो है लटका रहता है, इसको हम लोग ऊपर उठाते हैं, यहाँ लॉकिंग पिन से जो है इसको हम लोग लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं ब्लॉकिंग कर देते हैं, तो यह बॉक्सन बैगन में होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा है कि WSF मेक ब्रेक कंट्रोल से सुसज्जित मोटर पूंछ की एमआर पाइप लाइन में, एमआर का मतलब मेन रिजर्वायर, ठीक है, पाइप लाइन में प्रावधान संशोधन क्या भाई, क्या संशोधन है उसमें, ठीक है। तो आईसी, इसका फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर आईसी हो जाएगा इसका आंसर,
इसका आंसर आईसी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि 1500 आरपीएम की गति से पर लोड पर मेमू ट्रैक्शन मोटर के रन टेस्ट के दौरान स्थिति अवस्था में तापमान में वृद्धि परिवेश डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य इसको ये है कि जब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जब हम लोग कोच में बोगी को फिट करने से पहले हम लोग उसको रन टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, यानी उसको करंट हम लोग देते हैं और रनिंग कराते हैं, इसको हम लोग रन टेस्ट कहते हैं। तो 1500 आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म हो जाता है रनिंग पर मिनट। ठीक है, आरपीएम के गति से घुमाते हैं तो वह कितना से अधिक गर्म जो है नहीं होना चाहिए, यह बात आपसे कह रहा है। तो यह 45 से 50 जो है डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कितना से 45 से 50 डिग्री से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 101। चलिए अब राजभाषा का क्वेश्चन आ गया। भारत के किस राज्य में हिंदी बोलने वालों की संख्या अधिक है? ठीक है, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है ए रीजन में आता है और उत्तर प्रदेश में जो है जान ही रहे हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका भी राजभाषा का मतलब ये क्षेत्र में ही आता है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ए क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ए क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपको हमने बताया था, ठीक है, कि पहले बी वालों को छांट लीजिए और क्या बोलते हैं सी वाले को, तो ए वाला ऑटोमेटिक छट जाएगा क्योंकि ए वालों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो बी वाले के लिए मैंने ट्रिक बताया था, पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खा चंडी। ठीक है, ये जो है बी क्षेत्र में आने वाले हैं सब। ठीक है, बी रीजन वाला। तो प से पंजाब, गु से गुजरात, दमन माने दमन एवं दीव, महा मतलब महाराष्ट्र, चंडी मतलब चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली। ठीक है, नगर हवेली को खा चंडी, खा माने ख क्षेत्र, चंडी माने चंडीगढ़। ठीक है, तो ये जो है बी क्षेत्र में आने वाले हैं। ठीक है, और सी क्षेत्र में जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं या पूर्व में जो है असम, पश्चिम बंगाल, ये सब जितने भी पूरब में जो है वो सब जो है सी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये सब छांट दीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये क्षेत्र वाले बच जाते हैं। ठीक है ना, तो इस माध्यम से देखिए यहाँ पर पंजाब जो है बी क्षेत्र में है, गुजरात भी बी क्षेत्र में है, महाराष्ट्र भी बी क्षेत्र में है, तो ए क्षेत्र में ऑटोमेटिक छट गया। ठीक है ना, हरियाणा। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं ठेठ भाषा में मोटा मोटी, इससे भी आपको 80% आपका क्वेश्चन मार सकते हैं कि जिस स्टेट की भाषा शुद्ध हिंदी होता है उसको ए रीजन में रखा गया है, हिंदी से मिला जुला जो बोला जाता है उसको बी क्षेत्र में रखा जाता है, और हिंदी से बिल्कुल जो अलग होता है उसको सी क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, जैसे बी क्षेत्र में हिंदी से मिला जुला, तो पंजाबी गुजराती मराठी जो भी बोलते हैं तो हिंदी से मिला जुला होता है, इसलिए उसको बी क्षेत्र में रखा गया है। जैसे अभी बताया पंगु दमन महाचंडी दादर नगर कुखा चंडी, बस से पंजाब, गु से गुजरात, इस तरह आप बैठा लीजिए। तो कहने का तत्व, और सी रीजन में जो है दक्षिण भारत के जो है तेलुगु जो है, तमिल जो है, बंगाली है, आसामी है, ठीक है, ये सब जो है जितने भी है वो सब सी क्षेत्र में आते हैं, वो बिल्कुल हिंदी से जो है मिलता जुलता है ही नहीं, उड़िया भाषा जान ही रहे ना, तो ये सब जो है अलग है, वो सी क्षेत्र में आते हैं, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर केंद्रीय, ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर केंद्रीय पूछा है। ठीक है ना, तो केंद्रीय में प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और केंद्रीय के जगह पर दे देता है संसदीय हिंदी समिति के अध्यक्ष। अगर संसदीय अगर पूछता है तो इसका हो जाएंगे गृह मंत्री। ठीक है, संसदीय वाले गृह मंत्री हो जाएंगे, और केंद्रीय अगर पूछता है तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में राजभाषा नियम लागू नहीं होता है? ठीक है, तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में राजभाषा नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आता है, यही ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, नहीं होता है, दूसरा कोई स्टेट नहीं है, तमिलनाडु को आप लोग मतलब ध्यान में रखेंगे।
चलिए 5 नंबर में पूछ रहा है कि विश्व हिंदी दिवस, देखिए यहाँ पर ध्यान देने जोग बात है, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। विश्व हिंदी दिवस यह कह रहा है, ठीक है। ऐसे तो राजभाषा दिवस जो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर यानी मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस कह रहा है तो यह 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विश्व हिंदी है, राजभाषा दिवस नहीं है, मातृभाषा यह है विश्व हिंदी दिवस, तो यह 10 जनवरी को, ठीक है। राजभाषा दिवस तो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। वर्तमान में पश्चिम रेलवे के राजभाषा अधिकारी कौन है, यह लोकल क्वेश्चन है। तो पश्चिम रेलवे में राजभाषा अधिकारी जो है जनरल मैनेजर अर्थात जीएम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं। एक हमारे कर्मचारी भाई क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो यह जो है 9 है, यानी 343 से 351 तक कुल जो है कुल 9 धाराएं हैं, ठीक है। कितने 9 धाराएं, 343 से 351 तक राजभाषा अधिनियम 1963 में धाराएं जो है 343 से 351 तक कुल 9 धाराएं हैं, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ज्यादा यह रिपीट होता है। 108 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेलवे बोर्ड द्वारा चलाई जा रही रेल अनुदान पुरस्कार योजना में प्रथम पुरस्कार कितना है। तो यह है आपको 10,000 रुपया, जो ए नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं। कितना है, 10,000। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या पूछा है संसदीय राजभाषा समिति में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राज्यसभा से 10 होता है और लोकसभा से 20 होता है, यानी कुल जो है 30 जो है संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य जो है होते हैं, जो राजभाषा से 10 और लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है, ठीक है। एक संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की राजभाषा के संबंध में प्रावधान है, ठीक है ना। तो यह जो है 343 में है, किसमें है, 343 में आपको राजभाषा के संबंध में प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब आपको हम ये बता दें कि मुझसे जुड़ने के लिए या आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो देखिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, फिर से मैं लिख देता हूँ 96 93 57 14 26। इस पर आप कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। LDCJEWM या हेल्पर टू टेक्नीशियन के लिए भी आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छे से अच्छे तैयारी कराया जाता है। मेरा वीडियो जो है जाकर के प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाकर मेरे चैनल पर जाकर के देखें, आपको एक से एक वीडियो पूरा डिटेल में जो है बनाकर बताया गया है। जो भाई हमसे जुड़े हैं उनसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस सप्ताह में इस वीडियो को बनाने में बहुत लेट हो गया, ठीक है। और इसका फर्स्ट पार्ट भी मतलब कि जैसे हम पूरा डिटेल रूप में मैं बताता हूँ उतना अच्छा ढंग से मैं नहीं बता पाया, नहीं इसमें भी मैं जिस तरह बताना चाहिए नहीं बता पाया। कारण यह है कि मेरे माँ का तबीयत बहुत ही खराब था, है भी अभी, कल परसों ही मैंने डॉक्टर को दिखाया हूँ, माइंड डिस्टर्ब था, समय नहीं मिला, इसलिए आप लोग को मैं मतलब कि वीडियो नहीं बना पाया। और कुछ ऐसा पीडीएफ जो मेरे भाई मांग रहे थे इम्पोर्टेंट, जिनका को मुंह पर जो बिल्कुल सामने परीक्षा है, वो पीडीएफ उन लोग को नहीं भेज पाया, लेकिन आज मैं भेज दूंगा, ठीक है। थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ, डॉक्टर का चक्कर लगा रहा हूँ। चलिए मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस पर आप लोग कांटेक्ट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।